नमस्कार, जय श्री राम। अ, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया और भारत, क्योंकि ये बीच में बहस शुरू हुई थी जब भारत सरकार ने सारी जगहों पे भारत का प्रयोग करना शुरू किया था, इंडिया शब्द को हटा करके। तो भारत से हम समझते हैं कि वो देश जो प्राचीन भारत हुआ करता था, जो वैभवशाली था, गौरवपूर्ण था और जो जिसका विश्व में सम्मान था, जिसको कि विश्व गुरु भी कहा जाता था, जहाँ से ज्ञान आता था दुनिया को, जहाँ से संस्कृति, सभ्यता, सारी चीज़ें निकलती थीं, वो भारत। जहाँ दुनिया का जीडीपी का 33% भारत से आती थी, वो भारत। तो इस विज़न के साथ सरकार ने भारत का नाम रिवाइव करना शुरू किया और उसके साथ असल में वो पुराने भारत को रिवाइव करने की कोशिश है। जब 2014 की सरकार बनी तो उस समय कुछ विदेशी लेखकों ने, एनालिस्ट्स ने ये कहा था कि आज भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, क्योंकि 14 के पहले जो राजनीतिक व्यवस्था थी, चुनाव तो होते थे और टेक्निकली भारत इंडिपेंडेंट भी हो गया था 1947 में, लेकिन पॉलिसी और नीतियों के हिसाब से अगर आप देखें तो लगातार भारत के ऊपर किसी न किसी तरीके से विदेशी नियंत्रण बना रहता था। हमारी जो भी नीतियां बनाई जाती थीं, पॉलिसीज़ बनाई जाती थीं, उनको विदेशी शक्तियां जो हैं वो प्रभावित करती थीं या वो बनवाती थीं। कभी यूएन के थ्रू, कभी रशिया, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, अलग अलग देशों के दबाव में और प्रभाव में हम लोग अपनी नीतियां बनाते थे। तो हम आज़ाद या स्वतंत्र देश तो नहीं थे। उसके बाद 14 के बाद से आप देखेंगे तो बहुत सारी पॉलिसीज़ और नीतियां भारत ने अपने हिसाब से करना शुरू किया। उसमें एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि 2016 में भारत ने नोटबंदी करके अपनी करेंसी को चेंज किया। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव था और फिर उससे आगे बढ़ते हुए कई सारी नीतियां और सब कुछ बदला। आज हम लोग बात करेंगे कि विदेश को लेकर के भारत की नीतियां क्या है, क्योंकि दूसरी चीज़ों पे बात करेंगे तो थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। और 2019 के बाद जो ये इंडिपेंडेंट इंडिया था, ये भारत बनने लगा। तो ये चेंजेस हुए हैं और ये आपको हम थोड़ा सा आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि आप इसको रियलाइज करिए कि 14 की जब जीत हुई नरेंद्र मोदी की, तो ये विदेशियों ने माना कि अब भारत स्वतंत्र हो गया है। मतलब उनका कहने का ये था कि अब भारत के ऊपर विदेशों के प्रभाव खत्म हो गए हैं। भारत की जो नीतियां या पॉलिसीज अब बनेंगी, उस पर किसी का कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं होगा, भारत अपने हिसाब से करेगा। ये उन्होंने मान लिया था कि ये सरकार जो है, अब ये हमारे प्रभाव में होने वाली सरकार नहीं है, इनसे हमारे कोई संबंध नहीं है। और ये वेस्ट तब से रियलाइज कर रहा है और आज तो मतलब उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है और बहुत सारा खीज या फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर दिखाई देता है इस चीज़ को लेके कि एक देश जिसको हम लोग चुटकियां बजाते ही प्रभावित कर लेते थे और उनकी नीतियां बदलवा लेते थे, कि अपने हिसाब से नियम कानून और नीतियां बनवा देते थे, कभी मानव अधिकार का दुहाई दे करके या दबाव डाल के मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठा के, और कभी आपकी प्रेस फ्रीडम के मामले में आपको घेर के, कभी गरीबी के मामले में आपको घेर के, कभी कुछ। और इन चीज़ों से जुड़े हुई बातें उठा करके आपकी पॉलिसीज़ और नीतियां बदल दी जाती थीं और सरकारें बदल के ले आती थीं कि ये कानून बना दिया, वो कानून बना दिया, जैसे जातीय भेदभाव के नाम पे आपको घेर करके और आरक्षण का एक बीज बो दिया गया जो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसी आरक्षण की व्यवस्था भारत में कर दी गई। उसके पीछे कारण यही था कि जो टैलेंट या जो
एक इंटेलेक्चुअल पावर वेस्ट को चाहिए था, वो भारत के पास भरपूर था। भारतीय लोग प्रतिभाशाली होते हैं, मेधावी होते हैं, ये सबको पता है। उन्होंने किया ये कि इंडिया में एक रिजर्वेशन का ऐसा खतरनाक जाल खड़ा कर दिया, जिसने एक तरफ तो हमारे समाज को बांट के बिखेर के रखा। समाज के इस बंटवारे के कारण ये दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज आ गई और उनके कारण से सालों तक हमारे यहाँ कोएलिशन की गवर्नमेंट्स बनती रहीं और सब कुछ चलता रहा। तो एक तो ये था कि हम राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गए, बिखरी हुई सी सरकारें आती थीं जो कोई नीति नहीं कर पाती थीं, और उसमें अलग अलग देशों को फ़ायदा मिल जाता था कि वो इस कमज़ोर सरकार को पैसे के लालच से या दूसरे तरीकों से दबाव डाल के अपने पक्ष में नीतियां बना सकें। और दूसरा फ़ायदा उनको ये हुआ कि जो यहाँ के असली प्रतिभाशाली बच्चे थे, छात्र थे, उनको इन विदेशी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन देना और वहाँ पे उनकी प्रतिभा पहचानते हुए उनको अपनी इकोनॉमी के लिए काम करने के लिए लगा लेना। तो ये पूरा खेल चलता रहा। अभी भी आरक्षण को लेकर के स्थिति ऐसी है कि मतलब क्योंकि जातिवाद इतना फैला हुआ है, ये जातीय राजनीतियां इतनी हो चुकी हैं कि इमीडिएटली तो इसका अंत नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में ये परिवर्तन है कि हाँ, अब बहुत सारे जो जातीय समूह हैं बहुत सारी जगहों पे, अब उन्होंने जातीय पार्टियों को छोड़ करके बीजेपी को, जैसे उत्तर प्रदेश को ले लें तो उत्तर प्रदेश में जातीय विभाजन बहुत ज़्यादा था, लेकिन पिछले 2 बार के चुनावों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो दोनों जाति आधारित पार्टियां हैं और खुल के जातिवाद करती हैं और जाति समीकरण के आधार पर ही चुनाव लड़ती हैं, ये दोनों पार्टियां बुरी तरह चुनाव हार रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। होता क्या है कि जब सोसाइटी में रिसोर्सेज सीमित हो जाते हैं, कम हो, मान लीजिए 100 रुपए ही है और उसको कमाने के लिए, उस 100 रुपए को लेने के लिए 10 लोग खड़े हैं, तो फिर वो 10 लोगों के बीच में जो संघर्ष होगा उसमें ऑटोमेटिकली गुट बनेंगे और जो गुट मजबूत होगा वो 100 रुपए उठा ले जाएगा। ऐसे ही राज्यों में और सारी जगहों पे होता है कि नौकरियों से लेकर के हर चीज के एक सीमित संसाधन होते हैं कि जब जब एक देश के, तो लोग अपने आप अपनी जातियों का गुट बना के, समूह बना करके एक प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं और उसके माध्यम से वो सीमित नौकरियों में से ज़्यादा हिस्सा ले लें, व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा वो कर लें। तो ये जब सीमित संसाधन होते हैं तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं कि गुट बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं और इनमें आपस में टकराव होता है। जब संसाधन असीमित हो जाएं, बहुत ज़्यादा हो जाएं, अबंडेंस आ जाए, तो ये सारे ग्रुप खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आदमी अपने हिसाब से काम करने लगता है क्योंकि उसको पता है कि उसको जो चाहिए, जितना चाहिए उतना पर्याप्त अवेलेबल है। अब अगर आप देखेंगे तो हम मतलब संपूर्णता की ओर जा रहे हैं कि हाँ, हमारे पास संसाधन पर्याप्त हैं, पूरे हैं, और हम जाति समीकरण और जाति गणित और इसके खिलाफ उठ करके, ऊपर उठ करके इस सब से वोट दे सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है कि वहाँ के लोगों ने ये समझा कि एक सही सरकार आएगी, कानून व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था होगी, सब सुरक्षित रहेंगे और विकास करेंगे तो सबको फायदा होगा। तो जब ये लोगों को समझ में आने लगा और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने इसको डिलीवर करना शुरू किया, उन्होंने कानून व्यवस्था पे काम किया। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, विकास और डेवलपमेंट के ऊपर वो काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा 4 लेन हाईवे, एक्सप्रेसवे जो हैं देश में, वो उत्तर प्रदेश के पास हैं। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी राज्य के पास हैं तो वो उत्तर प्रदेश के पास हैं। और अब जो उनका एक वो विजन है कि काशी और अयोध्या के बाद आज मथुरा के ऊपर वो लोग बात कर रहे हैं कि उसका भी भारी विकास करना है। और काशी अयोध्या अयोध्या का इनॉग्रेशन होने वाला है, तो आप समझिए कि पर्यटन से उत्तर प्रदेश में भयानक मतलब प्रोग्रेस होने वाली है, इतनी ग्रोथ होने वाली है और उसका फायदा उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलना है। तो
करोड़ों में जब पर्यटक आएंगे पूरे प्रदेश की इकोनॉमी में, उसका कितना योगदान होगा। वैसे ही तमाम तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश क्योंकि बहुत पुराना राज्य है और वहाँ पे सदियों से आबादी है और व्यापार का केंद्र रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो आज उत्तर प्रदेश से वो सब भी बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये सब जब हो रहा है तो वहाँ पे धीरे-धीरे आपको दिखाई देगा कि ये जाति समीकरण वाली राजनीति जो है, ये कमज़ोर होगी। तो ये वहाँ पे हो रहा। अब हम लोग आते हैं उससे आगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 19 के बाद जो भारत है, उसमें क्या बदलाव आया। तो आप देखेंगे कि 19 के बाद से भारत की, पहले तो क्या हुआ कि चुनाव के बाद इमीडिएटली हमको कोरोना और कोविड जो है, इस महामारी को झेलना पड़ा 20 और 21 में पूरा, है ना। 19 के एंड से चुनाव हुए, उसके 6 महीने बाद से ये कहानी शुरू हो गई। अब भारत कैसे सक्षम और सशक्त देश है कि भारत ने स्ट्रगल किया फर्स्ट फेज में कोरोना के। हमारे पास वैक्सीन्स नहीं, मास्क नहीं, पीपी किट्स नहीं, इवन वो टेस्टिंग की किट्स जो होती थी वो नहीं, जो RT-PCR टेस्ट होता है उसकी किट्स नहीं। हर तरह से मुसीबत थी, सब कुछ था और विदेशों से कोई देने को तैयार नहीं। हर देश का जहाँ पे भी उत्पादन हो रहा था, उनका ये कहना था कि इनकी हमको ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे यहाँ जितना प्रोडक्शन है उसमें हम अभी सारा सरकार ने खरीद लिया है, कंपनीज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं थी। भारत ने इन सारी चीज़ों को उत्पादन करने का एक प्रण लिया, लोगों ने इसमें काम करना शुरू किया और बहुत कम समय के अंदर, 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर जब कोरोना की दूसरी वेव आई, तब तक में भारत के पास भरपूर मास्क, भरपूर पीपीई किट, भरपूर वैक्सीन, दवाइयाँ, RT-PCR किट्स, सब कुछ अवेलेबल था। इतना प्रोडक्शन था भारत का कि भारत ने भरपूर एक्सपोर्ट्स भी किए और उस दौरान बहुत सारी कंपनीज और जो लोगों ने इसके उत्पादन में इन्वॉल्व हुए थे, उनको काफ़ी मुनाफा हुआ, काफ़ी फ़ायदा हुआ, उन्होंने अंधाधुंध एक्सपोर्ट किया। लेकिन भारत ने वहाँ पे एक काम किया, भारत ने अपना सम्मान, जो खोया हुआ सम्मान 1000 साल का था, उसको हासिल किया। जब छोटे छोटे अफ्रीका के और इधर उधर के देश, गरीब देश जिनके नाम भी नहीं कोई जानता है, ऐसे देशों ने दुनिया भर में बड़े बड़े देशों को चिट्ठियां लिखी, मेल्स डाली, रिक्वेस्ट भेजी हैं कि जहाँ पे उनकी एम्बेसी थी तो एम्बेसी के थ्रू अप्रोच किया। बहुत से देश तो ऐसे हैं कि जिनकी एम्बेसीज भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, चाइना, रशिया, इंडिया, सारे बड़े देशों को इन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी कि हमको दवाइयाँ, वैक्सीन्स ये सब दीजिए, हमारे यहाँ भी लोग मर रहे हैं। और इंडिया को लेकर के इनका कहना था कि इंडिया नो डाउट वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में, लेकिन, और इसलिए हम उनको चिट्ठी भी लिख रहे हैं, लेकिन हमको उम्मीद बहुत कम है क्योंकि इंडिया की खुद की पॉपुलेशन 120-30 करोड़ है और ऐसे में वो हमको हेल्प करेंगे इसकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी सबको लिख रहे हैं। और इंडिया क्योंकि दवाइयों का और वैक्सीन्स का एक बड़ा प्रोड्यूसर है तो इंडिया को भी लिख रहे हैं। और उनको सरप्राइज तब हुआ जब इंडियन एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स उनके देशों की राजधानियों में लैंड होने शुरू हो गए, एक के बाद एक के बाद एक। और उस समय लगातार ये तस्वीरें आती थी कि इस छोटे से देश के अंदर एक प्लेन लैंड हुआ है, इतने लाख डोजेस वैक्सीन लेकर के और पीपीई किट, मास्क, ये सब लेकर के, और उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कहीं कहीं तो पूरी पूरी कैबिनेट उस कार्गो प्लेन को रिसीव करने के लिए खड़ी होती थी एयरपोर्ट पे। वो एक टर्निंग मोमेंट था। कोविड और कोरोना एक क्राइसिस थी दुनिया के लिए, महामारी थी, लेकिन भारत ने न सिर्फ उस महामारी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उस महामारी में भारत ने अपना जो संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम वाले, उसको पूरी दुनिया के सामने ला के रखा कि
अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार इस तरह भी रखा जा सकता है देशों के साथ। सिर्फ व्यावसायिक फायदे और नफा नुकसान, इसके आधार पे देश एक दूसरे से संबंध ना रखें, उससे आगे बढ़ के एक दूसरे के भला करने के लिए, मदद करने के लिए एक व्यवहार बनाएं। हमें उसका फायदा कहाँ मिलता? हमें उसका फायदा मिला अभी जब हाल में ग्लोबल साउथ के नाम से भारत ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, एक संगठन खड़ा करने का शुरुआत रखा। इसमें भारत की पहली बार जो प्रयास हुआ उसमें 125 देशों ने शिरकत की, और ये ज़्यादातर देश वो थे जो कोविड के समय पे भारत से उनको काफ़ी मदद और हेल्प मिली थी। और उसके अलावा बहुत से वो देश थे अफ्रीका वगैरह के जिनसे हमारे बहुत पहले से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ये सारे देश भारत के एक बुलावे पे 125 देश वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए, और दूसरी मीटिंग फिर बुलाई भारत ने अभी हाल में, उसमें 130 देश हो गए, 5 देश और बढ़ गए। अब दुनिया में टोटल यूनाइटेड नेशंस में रजिस्टर्ड देशों की संख्या 190 है, 190 या 192, और उसमें से अगर 130 देश आपके साथ बैठ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि पूरे यूनाइटेड नेशन का जो वो है एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो 190 देशों के समर्थन से है। भारत अकेले के पास 130 देश का समर्थन है। तो ये अपने आप में एक बड़ी फोरम इंडिया ने खड़ी की। इंडिया ने G20 की एक सक्सेसफुल समिट की, उसमें सारे देश आए। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 दिन के लिए भारत आए, जबकि ऐसा होता नहीं है। अमेरिकन राष्ट्रपति किसी भी इस तरह की समिट में उसी दिन वहां लैंड करते हैं, अपना स्पीच देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और समिट बैठक खत्म होते ही वापस अपने प्लेन में बैठ के निकल जाते हैं। लेकिन जो बाइडेन समिट बैठक जो थी, जो नेताओं की बैठक होनी थी, उसके एक दिन पहले भारत आए, और एक दिन तक उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबसे मुलाकातें की, बैठकें की, बिजनेस डेलीगेशंस को लेकर के भी बैठे, सब कुछ हुआ। दूसरे दिन उन्होंने समिट में नेताओं के साथ पूरी समिट की, और उसके बाद गए। और उस समिट में भी भारत ने एक कारनामा कर दिया कि अफ्रीकन यूनियन को एज ए ग्रुप G20 का मेंबर बनवा दिया, जिसका कि अगेन अफ्रीकन यूनियन वालों को भरोसा नहीं था कि ये होगा। उनको ये लग रहा था कि भारत एक प्रस्ताव रखेगा और कुछ बहस होगी, और 1-2 साल के बाद ये बहस शायद हमारी मेंबरशिप में कन्वर्ट होगी। तो वो उस तैयारी से या उस सोच से नहीं आए थे अफ्रीकन यूनियन वाले कि भारत प्रस्ताव नहीं रखेगा, सीधा उनको मेंबरशिप ग्रांट करेगा, और भारत ने करके दिखाया। तो ये हमारी भारत की बदलती हुई डिप्लोमेसी है। एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी भी, इसका दूसरा पक्ष भी है। अभी मैंने आपको पॉजिटिव चीजें बहुत सारी बताई हैं, लेकिन एग्रेसिव कहाँ है वो अब आपको मैं बता रहा हूं। तो पहले आपको याद होगा कि जयशंकर जी का एक बयान काफी पॉपुलर हुआ था, जो यूरोप को उन्होंने टका सा जवाब दिया था जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। और इन लोगों ने, मतलब अमेरिका और यूरोप वालों ने मिलकर के रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे तेल बेचने को लेकर के, और भारत ने तेल खरीदना शुरू किया था रूस से। उस समय पे बहुत हल्ला मचाने की और भारत को दबाव डालने की कोशिश वेस्ट वालों ने की थी, कि जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भारत 14 के पहले कैसे विदेशी दबावों में आ जाता था, और 14 में जो बोला जाता है कि भारत आज़ाद हो गया, तो भारत इन्हीं दबावों से आज़ाद हुआ, मुक्त हो गया। और 19 आते आते भारत ने ठेंगा दिखा दिया कि हम नहीं मानते हैं आपके कोई सैंक्शन वैंक्शन, हम तो ये देखेंगे कि भारत की जो जनता है उसके हित में क्या है। अगर हमको भारत के लोगों को एक फिक्स रेट पे तेल प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हमको एक सीमा के नीचे ही
तेल की, कच्चे तेल की कीमत पसंद है, और उसके लिए हम अगर रूस से तेल लेना पड़ा तो रूस से लेंगे। भारत ने लेना जारी रखा, बहुत विरोध किया, हर तरीके से हंगामा किया वेस्टर्न कंट्रीज ने, और इंडिया उसमें टस से मस नहीं हुआ। अल्टीमेटली झक मार के ये यूरोपियन कंट्रीज को ये अपनी बेवकूफ़ी समझ में आई, और जब उनको खुद तेल की कमी होने लगी, जब उनको खुद इधर उधर से तेल लाना महंगा पड़ने लगा, वो खुद दुम दबा करके भारत के पास आए और भारत से उन्होंने तेल खरीदना शुरू किया कि भैया जो रशिया से आप सस्ता तेल खरीद रहे हो वो हमको दो। इंडिया ने इनको तब ये बोला कि भाई हम आपको क्रूड ऑयल तो नहीं देंगे, आपको पेट्रोल और डीजल रिफाइंड इंटरनेशनल प्राइस जो है उस पे हम प्रोवाइड करेंगे। और भारत ने रिफाइनिंग का पैसा भी इनसे कमाया और इनको मतलब भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल बेचा इंडिया ने। तो भारत की एग्रेसिव डिप्लोमेसी जो है, या भारत का एग्रेसिव एटीट्यूड, ये इन लोगों को वहां पे देखने को मिला। अब हम आते हैं हमारे आसपास के नेबरहुड में। इससे पहले आपको मैं एक बात बताऊं, भारत की ही विदेश नीति और जो सुरक्षा नीति या डिफेंस पॉलिसी है, उसमें जो एग्रेशन आया है, उसका मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि पाकिस्तान में आज की डेट में एक अननोन गनमैन का एक मामला चला हुआ है। पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके सारे आतंकवादियों को कौन आता है और ठोक के चला जाता है। तो वहां पे एक अननोन गनमैन का, और ये वहां सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही ये आतंकवादी मारे जा रहे हैं, एक को इटली में मारा गया है, कुछ कनाडा में मारे गए हैं। अभी हाल में अमेरिका की तरफ से आया है कि वो जो गुरपतवंत पन्नू है, जो खालिस्तानी एक टेररिस्ट है, उसको मारने के लिए उनका, अमेरिका वालों का कहना है कि भारत की तरफ से कुछ लोग अमेरिका आए थे और उनकी जानकारी अमेरिका को लग गई। उसके बाद उन्होंने भारत को इस बारे में बोला कि ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप दूसरे देशों के अंदर दखलंदाजी ना करें, ब्ला ब्ला। और उनका कहना है कि उसके बाद वो जो लोग आए थे पन्नू को मारने के लिए, वो अमेरिका से चले भी गए। यही आरोप करीब करीब कनाडा ने लगाया था कि भारत ने निज्जर को मरवाया है, और उसके ऊपर फिर भारत का कनाडा के साथ आज तक कूटनीतिक युद्ध चल रहा है। भारत ने उसमें कभी कोई कदम पीछे नहीं हटाया है, उल्टे कनाडा को मतलब 10 गुना मजबूत जवाब दिया है। और कनाडा आज की डेट में, कनाडा और कनाडा के नागरिक इस चीज से बहुत परेशान हैं कि भारत से संबंध बहाल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये भारत ने किया कि विदेश नीति, और विदेश में अगर कोई भारत का दुश्मन है, भारत के लिए खतरनाक है, तो हम उसको उसी जगह जाकर के उसका इलाज करेंगे। ये एक पॉलिसी शिफ्ट है भारत की। अब ऐसी चीजें ना नॉर्मली हर कंट्री करती है जो ताकतवर होती है। रशिया भी अपने दुश्मनों को चाहे जहां हो दुनिया में वहां वो खत्म करवा देता है। अमेरिका करवाता है, इंग्लैंड करवाता है। यही काम सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है, ढिंडोरा पीट के किया है, तो वो इजराइल ने मोसैड के थ्रू किया है। तो हर कंट्री करती है, लेकिन उसके लिए एक डिप्लोमेटिक मसल चाहिए होती है कि, क्योंकि ठीक है आपने कर दिया, सबूत भी नहीं होंगे, आप बहुत स्मूथली काम कर देंगे, लेकिन बाद में उंगलियां उठेंगी, कूटनीतिक रूप से आपको काफी सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, और उसको झेलने की ताकत आप में होनी चाहिए। तो वो भारत ने आज दिखा दी है कनाडा को कि ठीक है, निज्जर मर गया, आप बोल रहे हो भारत ने मारा, चलो सबूत लाओ। तो आप अड़ के वैसे खड़े होने की आप में ताकत होनी चाहिए। पहले ये नहीं थी। पहले तो इंडिया सोच भी नहीं सकता था, कभी ऐसा होता भी नहीं था। भारत तक में 26/11 हमला होने के बाद मनमोहन सिंह अमेरिका के हाथ पैर जोड़ रहे थे कि देखो जी पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या कर दिया। और आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान खुद डरा बैठा है कि अगर हमारे यहाँ से गलती से कुछ बड़ा कांड हमारे आतंकवादियों ने मिलकर इंडिया में कर दिया, तो उसके बाद इंडिया हमको कैसे ठोकेगा। तो वो खुद परेशान बैठे हैं, और वो आज इस बात से उनको डर लग रहा है कि भाई हम ना करें प्लानिंग, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई आतंकवादी गुट हमारे यहाँ से
वो इंडिया में कोई बड़ा अटैक ना कर दे, क्योंकि उसका नतीजा ये होगा कि वो इंडिया फिर इनको जब पलट के जवाब देता है तो बालाकोट टाइप का देता है। तो पाकिस्तान में वो खौफ बैठा दिया है इंडिया ने। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा चाइना की तरफ। तो 19 के पहले, 14 के पहले आप बात करें तो चाइना बड़े आराम से बैठ करके उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से एक पॉलिसी बनाई, जिसमें उसने इंडिया को चारों तरफ से घेरा। उसने म्यांमार में अपने संबंध अच्छे बना लिए थे और पकड़ अच्छी बना ली थी, वहाँ की आर्मी को अपने कब्जे में कर लिया था, और तमाम तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेड के नाम पे उसने आतंकवाद का पूरा एक अखाड़ा बना दिया था नॉर्दर्न म्यांमार को। नेपाल में उसने ये कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से सत्ता हासिल करवा के उन लोगों को सत्ता दिलवा करके और अपनी पपेट गवर्नमेंट वहां बिठा रखी थी। बांग्लादेश के अंदर उसने खालिदा जिया के टाइम पे बहुत सारे समझौते करके इधर उधर BRI FRI इन्वेस्टमेंट के नाम पे बांग्लादेश के ऊपर काफ़ी प्रभाव बना लिया था, और वहाँ पे काफ़ी पैसा आज भी बांग्लादेश में चाइना इन्वेस्ट करता है। वहाँ की जो कट्टर इस्लामी पार्टियां हैं और संगठन हैं उनको बढ़ावा देता है। तो भारत के खिलाफ उसने नेपाल को खड़ा कर लिया था, जो कि नेपाल हमेशा से भारत का मतलब एक, आप समझ लीजिए कि भारत जैसा ही देश है। भारत और नेपाल में कोई कभी फर्क रहा नहीं। मतलब वो हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, और एक रोटी बेटी का संबंध है। नेपाली नागरिक जो हैं उनको भारत में आने के लिए और काम करने के लिए कोई अलग से परमिशन या इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती। मतलब लीगली अगर बोला जाए तो नेपाल भारत से अलग देश बस नक्शे पे है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे संबंध थे। और नेपालियों को भी यहाँ पे काम करते थे, तो यहाँ का जो इंडिया में लोग हैं उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये दूसरे देश का है। तो वो वाली चीज, इंडियंस भी जब नेपाल घूमने जाते हैं तो वो ऐसा समझ के जाते हैं कि अपना ही देश। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से चाइना ने अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाई, भारत को घेरा, भारत की सरकार सोती रही, क्योंकि भारत की सरकार जो प्रीवियस थी वो खुद चाइना के साथ MOU करके बैठी थी, चाइना की पपेट गवर्नमेंट थी। उसके अलावा उसने श्रीलंका में उल्टे सीधे एग्रीमेंट्स करके वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस को पैसे वैसे खिला के और श्रीलंका को हमारे खिलाफ करा। उसने मालदीव्स में इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे वो यामीन करके हैं, उसको पैसे वैसे खिला करके उसको भारत के अगेंस्ट में कि ये तो मुस्लिम देश है और भारत इनके लिए खतरा हो सकता है, और मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को यूज़ किया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ वगैरह की विजिट वगैरह करवा के उनको ये बताने की कोशिश की कि तुम लोग तो मुस्लिम हो, पाकिस्तान के ज़्यादा नज़दीक रहो, इंडिया से दूर रहो। तो ये खेल वहाँ मलेशिया में खेला। इन्होंने पाकिस्तान तो खेल ही रहे थे, ये पाकिस्तान को पाल ही रखे थे। तो इंडिया को चारों तरफ से घेर के रखा था, क्योंकि चाइना को ये पता था कि भारत अगर ग्रोथ या डेवलपमेंट वाले फेज में आ गया तो दुनिया में अगर कोई चुनौती बन सकता है चीन के लिए तो वो इंडिया हो सकता है। और ये आज से नहीं, एक हजारों साल से ये इतिहास रहा है कि चाइना हमेशा इंडिया से दब के ही चला है। तो ये इनकी एक हिस्टोरिकल मेमोरी है। इनको पता है कि अगर इंडिया स्ट्रांग होकर के हमारे ऊपर डोमिनेट करेगा तो वो हमको बड़ा इजीली डोमिनेट कर लेता है। और कल्चरली भी अगर आप देखेंगे तो चाइना कल्चरली भी हमेशा से भारत से ही इंस्पायर्ड होकर के इन्फ्लुएंस होके चला है। तो उनके अंदर वो एक इनसिक्योरिटी थी कि कहीं भारत उठ के खड़ा हो गया तो हमारी ये ग्रोथ डेवलपमेंट जो है इसको भारत बहुत तेजी से पीछे छोड़ देगा। तो उन्होंने ये करके रखा था कि चारों तरफ से इसको घेर के रखो और आसपास से इसको इतनी समस्या देते रहो, भारत को इतने चैलेंजेस देते रहो, टेररिज्म ये वो, कि भारत कभी उठ के बाहर देख ना पाए, वो दुनिया को देख ना पाए, वो ग्रोथ की रास्ते पे ना जा सके, वो अपने इन्हीं चुनौतियों से उलझा रहे। तो ये चाइना की एक स्ट्रैटेजी थी। अब भारत का, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में अननोन गनमैन,
पहले एक इलाज किया पाकिस्तान का नोटबंदी। नोटबंदी के समय 2016 में, तो वहां से उनकी इकोनॉमिक हड्डी रीढ़ की तोड़ दी गई। क्योंकि होता क्या था कि पाकिस्तान एक जोंक की तरह भारत की इकोनॉमी में चिपक गया था। आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ आंकड़े जो अंदरूनी लोग बताते हैं, पाकिस्तान से ही जो इंटेलिजेंस वगैरह की रिपोर्ट्स आई हैं, उनका ये कहना है कि जिस समय भारत में नोटबंदी हुई, उस समय 6 ट्रिलियन रुपए के नोट, 6 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के नोट पाकिस्तान के पास अलग अलग जगहों पे छपे, तैयार, रेडी, इंडिया में भेजने के लिए रखे हुए थे। ये 6 ट्रिलियन में 22-23 जीरो आते हैं, और इसको अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो ये 6 लाख करोड़ रुपया होता है। तो आप समझ सकते हैं, ये होता है $72 बिलियन। आज पाकिस्तान 3 और 4 बिलियन के लिए गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है आईएमएफ से। उस समय पे इनके पास वो क्षमता आ गई थी कि ये $72 बिलियन के नोट इंडियन करेंसी में छाप के बैठे थे। ये उस पैसे को अगर आधे रेट पे भी चलाते तो आप समझिए कि $36 बिलियन इनको तुरंत कैश मिल जाता था, और ये लगातार चल रहा था। ये इतना पैसा इंडिया की इकोनॉमी से चुरा के ले जाते थे। और ये जैसे ही बंद हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी की, आप देख लीजिए, तो 2016 के बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुई है, तो आज की डेट में ये भिखारी बन के बैठे हुए हैं। तो इंडिया ने पाकिस्तान का इलाज तो वो कर दिया, और उस चक्कर में क्या हुआ कि जब वहां से 16 में बंद हुआ इनकी कमाई, ये वाला रास्ता बंद हुआ, तो इन्होंने फिर चाइना जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा था और जो कुछ कर रहा था, उसमें लूटमार करके वो बीआरआई प्रोजेक्ट जो चाइना चला रहा था, सीपेक, उसको लूटमार खा गए पाकिस्तानी। आज की डेट में वो पूरा बर्बाद होके बैठा है। श्रीलंका अगेन बैंक्रप्सी की कगार पे आ गया, और बैंक्रप्सी की कगार पे जब वो आ गया, तो उसके बाद उन्होंने पहले तो वो हम्बन टोटा पोर्ट का 99 साल की लीज वाला एक प्रकरण चाइना ने किया इनके साथ। उससे आगे कुछ कर पाता उसके पहले नेपाल जो, ये श्रीलंका जो है, वो कंगाली की हालत में आ गया, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया। कोविड आने के कारण क्या हुआ कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, ओरिजिनल इकोनॉमी, वो चलती है टूरिज्म पे। इनका वो टूरिज्म का पूरा कारनामा बंद हो गया। वो बंद हो गया तो 2 साल इनका टूरिज्म, 3 साल बंद रहा। उस चक्कर में श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स होने की स्थिति में आ गई। वहां पे चाइना से इनको कोई हेल्प मिली नहीं। ये हेल्प मांगने वापस आए किसके पास? इंडिया के पास। और इंडिया ने इनकी हेल्प की भी, और इस बार ऐसा किया कि इंडिया ने हेल्प के अलावा इनको कड़ी भाषा में ये समझाना भी शुरू कर दिया श्रीलंका वालों को कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मदद मांगने तुम हमारे पास आते हो और उसके बाद चाइना से पैसे खा के चाइना के गाना गाने लगते हो। तो ये बर्दाश्त इंडिया नहीं करेगा। अब उनको ये समझाना शुरू किया इंडिया ने, और नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका और श्रीलंका की पब्लिक को भी ये रियलाइज हो गया कि घूम फिर के हमको बचना है, सरवाइव करना है, तो हमको भारत के साथ मिलके ही चलना पड़ेगा। तो ये चीज, और दूसरा वो हम्बन टोटा पोर्ट जो चाइना ने कैप्चर कर लिया इनका, उससे पब्लिक के अंदर एक नाराजगी आई कि ये चीन के साथ हम रह भी रहे हैं, तो चाइना हमारी जमीन कैप्चर करने के चक्कर में हमारे साथ कर रहा है। नतीजा, श्रीलंका भी चाइना के हाथ से स्लिप होने लगा और वो भारत के खेमे में आने लगा। बांग्लादेश में आप ऊपर आए नक्शे से, तो बांग्लादेश आते हैं। बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ? बांग्लादेश के अंदर वो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, बाकी लोगों ने खुराफात करनी शुरू की कि खालिद, ये शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटा करके खालिदा जिया की जो इस्लामी पार्टियों के समर्थन वाली सरकार है, उसे बना दिया जाए।
अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को ये लग रहा था कि भारत की जो ग्रोथ है और जिस तरीके की डिप्लोमेसी है और एक इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमी वाली पॉलिसी लेकर के चलता है भारत, कि हम अपने हिसाब से सोच करके बताएंगे कि हमको क्या सूट कर रहा क्या नहीं। अमेरिका को इसकी आदत नहीं है। तो अमेरिका को लगा कि हम बांग्लादेश में एक इस्लामिक पार्टी ले आते हैं सत्ता में, और वहाँ से भारत के ऊपर एक प्रेशर बनाएंगे और तनाव पैदा करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को पूरे को जलाएंगे और वेस्ट बंगाल को जलाएंगे, जब चाहेंगे तब दंगे फसाद करा के भारत को कंट्रोल में रखेंगे। तो उनके राजदूत वगैरह और इन लोगों ने काफ़ी एक्टिविटी वहाँ शुरू कर दी बांग्लादेश के अंदर। इनके शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया, सब कुछ हुआ। उसमें भारत ने अभी हाल में 2+2 डायलॉग हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच में, जिसमें वहाँ के विदेश मंत्री जो हैं एंथनी ब्लिंकन, वो आए थे। और एक दिन की ये बैठक थी। अब आप सोचिए कि भारत का क्या दबाव होगा अमेरिका के ऊपर कि उस समय पे बांग्लादेश में अमेरिकी जो राजदूत हैं उनको तलब करना पड़ा ब्लिंकन को इंडिया। वो राजदूत इंडिया आए और उस बैठक के बाद से अमेरिकी राजदूत और दूतावास और उनकी सारी हरकतें सब बंद हो चुकी है। विदेश से फंडिंग, पैसा, ये इस्लामी पार्टियों को आना सब बंद हो गया है। ये लोग जो अंधाधुंध प्रदर्शन और बड़े बड़े वो कर रहे थे, हंगामे कर रहे थे, आग लगा रहे थे बांग्लादेश के अंदर, वो सब शांत हो गया। तो भारत ने जो इंडिया वाली नहीं, भारत वाली जो कूटनीति है, यहाँ अमेरिका को ठंडा कर दिया कि भाई साहब हमारे आंगन में आकर के आप अपना नाच नहीं करेंगे, ये हमारा आंगन है, हमारा बैकयार्ड है, यहाँ तो होगा वही जो हम चाहते हैं। और अमेरिका को तरीके से समझाया। अब आते हैं म्यांमार। तो म्यांमार के अंदर भी चाइना ने क्या किया हुआ था कि वहाँ पे एक सैन्य सरकार बना रखी है वहाँ की सेना ने, और उस सेना को पूरा समर्थन चाइना से मिलता है, हथियार, पैसा, सब कुछ चाइना से मिलता है। तो एक तरीके से चाइना की सपोर्टेड सरकार वहाँ पे म्यांमार में चल रही है। इसके कारण क्या है कि चाइनीज उनके पूरे रूट को यूज करते हैं बाई लैंड। वो पूरा हाईवे बना करके उन्होंने रखा हुआ है चाइना वालों ने, वो थाईलैंड आइलैंड तक सब जगह तक जाते हैं। तो वहां से उनका काफी ट्रेड रूट होता है चाइना का। लेकिन सेना को तो चाइना ने खरीद टाइप का रखा है वहां की, म्यांमार की पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा चाइनीज को पसंद नहीं करती, इनफैक्ट चिढ़ते हैं चाइना से। तो वहां पे 3 आतंकवादी संगठन हैं, और आतंकवादी संगठन मतलब ऐसे छोटे मोटे नहीं है, इनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो रखाइन स्टेट है, रखाइन स्टेट में बुद्धिस्ट लोगों की एक अराकान्स आर्मी है। अराकान्स आर्मी जो है ये वो है जिन्होंने रोहिंग्याज के खिलाफ लड़ाई लड़के और रोहिंग्याज को पूरा जो भगाया है बर्मा से, म्यांमार से, ये अराकान्स आर्मी है। इसके अलावा 2 और बड़े ग्रुप्स हैं, और इनका अपने अपने प्रांतों में इतना दबदबा है कि ये समझ लीजिए म्यांमार की जो सेना है उसका इनके राज्यों में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल है नहीं, वो लोग इधर आते भी नहीं। तो ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट वो हैं और ग्रुप्स हैं, और इनका अपने क्षेत्र पे पूरा वर्चस्व और पकड़ है। अभी कुछ महीनों में ये होने लगा कि ब्रदरहुड अलायंस टाइप का इन लोगों ने, इन तीनों ग्रुप्स ने आपस में एक समझौता करके, सहमति करके और एकजुट हो गए, और इन्होंने उन पूरे एरियाज पे अपना कब्जा पूरा कर लिया, उन हाईवेज को कंट्रोल कर लिया जिनसे, जो हाईवेज चाइना से म्यांमार के अंदर घुसते थे। और एक हाईवे साउथ में चला जाता था, क्या बोलते हैं, थाईलैंड की तरफ और म्यांमार में बाकी जगहों पे, और दूसरा एक हाईवे मुड़ करके आता था अपने इंडिया की तरफ। इन लोगों ने उस पर पूरा कब्जा कर लिया, और उसमें 3 हिस्सों में टेरिटरीज बटी हुई हैं, और तीनों ग्रुप्स अलग अलग एरिया कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये तीनों ग्रुप्स चाइना से इतना चिढ़ते हैं कि इन्होंने ना सिर्फ चाइना का ट्रेड पूरा रोक दिया है, बल्कि जो चाइनीज वहां पे बैठे हुए थे उनको भी भगा दिया।
मणिपुर में चीन ने एक खेल खेला था जब मणिपुर में आग लगी थी, और आपने देखा होगा कि चाइना से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो बहुत उछल उछल के कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। आज म्यांमार को रो रहे हैं ये लोग कि म्यांमार तो टूटने वाला है, म्यांमार का बंटवारा होने वाला है। भैया, म्यांमार में जो हो रहा है, अब क्यों रो रहे हो? क्योंकि अब चाइना को इंडिया की एक्सेस ही खत्म हो गई है। ये जो तीनों ग्रुप्स हैं, ये ब्रदरहुड अलायंस वाले, इन्होंने अपनी एक यूनिटी गवर्नमेंट नाम से एक अलग वो भी डिक्लेयर कर दी है कि ये यूनिटी गवर्नमेंट है हमारी। तो सेना के खिलाफ ये लोगों ने, और ये लड़ाई इस कदर है कि आप समझ लीजिए कि इनके क्षेत्रों में जो वहां की म्यांमार की आर्मी है, उस आर्मी के बटालियन की बटालियंस ने सरेंडर कर दिया और उन्होंने अपनी पोस्ट वगैरह सब हैंड ओवर कर दी हैं इन लोगों को। तो वहां पे वो वाली स्थिति हो गई। चाइना ने ये कभी सोचा नहीं था कि वहां पे ये होगा। अजीत डोवाल जी ने एक बार बोला था, पाकिस्तान को एड्रेस करके बोला था कि आप लोग अगर ये सोचते हैं कि ये सब आप कर सकते हैं तो आप ये जान लीजिए कि हम आपसे बेहतर कर सकते हैं। तो जो आतंकवादियों को और इसको उसको पाल पोस करके चाइना म्यांमार के थ्रू भारत के नॉर्थ ईस्ट को सुलगाता रहता, जलाता रहता था, वो कहानी पलट गई है। आज की डेट में चाइना को म्यांमार के अंदर घुसने का रास्ता नहीं है। वो उन लोगों ने चाइना म्यांमार बॉर्डर को ही बंद कर रखा है और वहां से जितने चाइनीज थे उनको भगा दिया है। तो ये स्थिति म्यांमार में पैदा की गई। ये अगेन मैं बोलता हूं, भारत की जो पुनर्जन्म वाला भारत है, ये वो है। नेपाल आते हैं। नेपाल के अंदर आज की डेट में भयंकर प्रदर्शन चल रहे हैं, पब्लिक नाराजगी चल रही है, खुलेआम लोग सड़कों पे हैं और उनकी एक मांग है कि हमको वापस राजशाही चाहिए और हमको वापस हिंदू राष्ट्र चाहिए। इतना दबाव है कि वहां की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो इधर उधर के समर्थन से बनी हुई है। पुष्प कमल दहल प्रचंड इनके प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं। तो ये दहल जो हैं, ये इतने दहले हुए हैं इस प्रोटेस्ट से कि इन्होंने अभी उनको शांत करने के लिए चाइना के टिकटॉक पे बैन लगाया है नेपाल ने। भारत के बाद नेपाल दूसरा देश है जिसने टिकटॉक पे प्रतिबंध लगाया है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि भैया हम चाइना के दलाल या एजेंट नहीं है। लेकिन चाइना में पब्लिक की नाराजगी खत्म नहीं हो रही। दूसरी उनकी मांग है कि सेकुलरिज्म को खत्म किया जाए और हिंदू राष्ट्र लाया जाए। उसका भी एड्रेस करने के लिए कि हाँ भैया, सेकुलरिज्म के नाम पे हम लोग उलझुल काम नहीं कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में एक इस्लामिक वो होना था, इज्तिमा इनकी एक गैदरिंग होती बहुत बड़ी, जिसमें कि दुनिया भर से इस्लामी स्कॉलर आते हैं और इस्लामिक तौर तरीकों और दुनिया भर की चीज़ों पे लेक्चर्स होते हैं, प्रवचन होते हैं, जो भी कह लीजिए आप। और हजारों हजार की संख्या में मुस्लिम्स वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और वो ये सारी चीज़ें सुनते हैं। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन का इस टाइप से इज्तिमा होता है और 50-50 हजार 1-1 लाख लोग एक जगह जुट जाते हैं। ये एक्चुअली उनकी वहाँ पे मोबिलाइज करना और एक साथ एक जगह इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेना, ये वो वाली प्रैक्टिस होती है। ठीक है ना? तो 50,000 लोगों को इकट्ठा कर रखा था और इज्तिमा होने वाला था। वहाँ पे नेपाल सरकार ने अचानक इन लोगों को बोला कि इसकी आपको हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, ये परमिशन कैंसल्ड है। विदेशों से जो भी इनके इस्लामिक स्कॉलर और प्रीचर आने वाले थे, उनके ऊपर रोक लगा दी कि कोई नहीं आएगा यहाँ पे, किसी को वीज़ा वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर आप लोग ये जगह खाली कर दीजिए, ये 50,000 लोग 24 घंटे के अंदर गायब हो जाने चाहिए। तो ये नेपाल की गवर्नमेंट ने पलट के एक एक्शन लिया, जबकि ये जो इज्तिमा वगैरह हैं वहाँ पे इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर धड़ाधड़ मस्जिदें बन रही हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ से ला ला करके वहाँ बसाई जा रही है। तो वो पॉपुलेशन बढ़ाने का एक जो खेल चल रहा था भारत के खिलाफ,
उसको काउंटर किया गया है। और अब वहाँ पे नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है कि हम लोगों को वो 30 साल 35 साल पुराना सिस्टम वापस चाहिए, जहाँ पे राजा होता था और नेपाल हिंदू राष्ट्र होता था, और हमको कोई लेना देना नहीं दुनिया से, हम भारत के साथ मिलके ही चलेंगे, जो हमारा ऐतिहासिक वो था। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया ने जो काउंटर रिएक्ट किया है, चाहे मालदीव्स हो, मालदीव्स में भी यामीन जो था वो चाइना का आदमी था, वो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा मालदीव्स के लोगों में घुसेड़ रहा था, पाकिस्तान को और चाइना को अंदर घुसा रहा था। वो हार गए, दूसरी गवर्नमेंट आई, वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी इलेक्शन हुए, यामीन की ही पार्टी से ये मुइजू क्या है, ये बन गया है प्रेसिडेंट। इसने आते ही हंगामा किया कि ओ जी हम तो इंडिया की आर्मी को वहाँ से निकाल देंगे। इंडिया की वहाँ पे कोई ऐसा सच आर्मी नहीं है। इंडिया ने इन लोगों को कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिए थे रेस्क्यू और सर्च और रेस्क्यू के लिए, क्योंकि मालदीव्स में छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई मछली पकड़ने कहीं गया, कुछ हुआ, बोट डूब गई, वो डूब रहा है, फंस गया, कुछ XYZ हो गया, तो ऐसी हालत में उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ता है। या किसी आइलैंड में दूर कोई बीमार हो गया, सीरियस हो गया, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए लेके आना है। अब वो एक आइलैंड, एक टापू से 4 टापू दूर किसी दूसरे आइलैंड पे हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाना है, तो ऐसे में उनको हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाई रोड फिर सी, फिर रोड फिर सी, तो वो करते करते ही मर जाएगा आदमी। तो हेलीकॉप्टर दिया था इंडिया ने, और उसके थ्रू जो रेस्क्यू मिशंस और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, उसको चलाने के लिए एक टेक्निकल स्टाफ क्रू, जिसमें पायलट आइलट और ये सब लोग होंगे, मेंटेनेंस स्टाफ होगा, ये सब वहाँ पे इंडिया के गिनती के मतलब 10 20 25 लोग होंगे, ये स्टाफ है वहाँ पे। हाँ, ये है कि हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी की तरफ से या डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दिया गया था, और ये पूरा स्टाफ भी जो है वो डिफेंस फोर्सेस का है, बट ये कॉम्बैट स्टाफ नहीं है। लेकिन इस मूर्ख आदमी ने उसका हंगामा किया कि मैं इसको निकाल दूंगा, ये है वो है, और इस्लामी जिहादी मानसिकता वाली जो भीड़ है उसने इनको चुन लिया कि हाँ हाँ ठीक है, एंटी इंडिया नैरेटिव है वो यामीन वाला। और उसके बाद इसके शपथ ग्रहण समारोह वगैरह की बात हुई, तो उसमें भारत ने रिजिजू साहब को भेजा, किरण रिजिजू साहब को, उनको भी जानबूझ के भेजा। वो इसलिए कि वो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और ये चीन समर्थित सरकार है, तो जब चाइना अरुणाचल के किसी आदमी को देखता है तो चाइना को मिर्च बहुत लगती है, तो इसलिए रिजिजू साहब को मोदी जी ने वहां पे भेजा। और रिजिजू साहब को इसलिए वो मंत्रिमंडल में भी और प्रोमिनेंट रखते हैं, क्योंकि उनको देख करके, रिजिजू को देख करके चाइना को बहुत तकलीफ होती है। उनको ये लगता है कि अरुणाचल चाइना चाइना का हिस्सा है, तो उस हिसाब से ये सारे जो अरुणाचल के लोग हैं ये हमारे नागरिक हैं, तो वो एक समस्या है। तो रिजिजू साहब को उसने चिट्ठी दे दी कि आप लोग अपनी आर्मी और ये सब हटा लीजिए यहाँ से। तो इंडिया ने कोई जवाब तो दिया नहीं। 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के बाद चिट्ठी दी है इन्होंने, और आधे घंटे के बाद खबर आई कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम बैठी है मालदीव्स में, इसने एक 36 साल की कोई महिला है, लेडी है, उसको रेस्क्यू किया। अब इनके यहाँ जब ये वाली खबर आई मालदीव्स में, इनको पता किया, इन लोगों ने पता चला कि भैया ऐसा है, बिना इसके टीम के तो ये रेस्क्यू रेस्क्यू वाला सिस्टम ही बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे लोगों को तो आता जाता नहीं कुछ, ये हेलीकॉप्टर उड़ाना और इसको मेंटेन करना एटसेट्रा। तो 1 घंटे के बाद मालदीव्स की गवर्नमेंट का जवाब आया कि नहीं नहीं जी, हम तो निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, और हम सोचेंगे और इंडिया के साथ इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। उसको बैक ट्रैक करना पड़ा वहां से। तो मालदीव्स भी ठंडा हो गया, जो चाइना कोशिश कर रहा था कि भारत के खिलाफ हो जाए। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो भारत इस समय जिस तरीके की कूटनीति चल रहा है, जिस तरीके का कूटनीतिक खेल भारत के खिलाफ चाइना खेल रहा था, आज भारत उसको हर मंच पे, हर जगह, हर देश में घुस के उसकी उस खेल को खत्म कर रहा है, मिटा रहा है, और चाइना इससे बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ परेशान घूम रहा है। उसके पूरे सिस्टम को ध्वस्त करके रख दिया है इंडिया ने,
और उल्टा आज की डेट में नॉर्दर्न म्यांमार एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब ये भारत के प्रभाव वाला इलाका हो गया है। जिस म्यांमार के कारण हमारा नॉर्थ ईस्ट अनस्टेबल रहता था, अब चीन को डर लगने लगा है कि भारत इस नॉर्थ म्यांमार को यूज करके चाइना के सदर्न पार्ट को अनस्टेबल और डिस्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि अराकान आर्मी जो है वो बुद्धिस्ट लोगों का एक कट्टर बुद्धिस्ट लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बुद्धिस्ट लोग चाइना को इसलिए दुश्मन मानते हैं क्योंकि चाइना ने वहां पे बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए हुए हैं। और इसके अलावा तिब्बत पे जो कब्जा किया हुआ है चाइना ने, उसके कारण ये ऑटोमेटिकली इन्हें दुश्मन मानते हैं। चीन को इस बात का डर है कि कहीं ये अराकान आर्मी के इन्फ्लुएंस में आके तिब्बत के बुद्धिस्ट और चाइना के बुद्धिस्ट, चाइना में भी मेजॉरिटी बुद्धिस्ट की है, तो कहीं ऐसा ना हो कि चाइना के अंदर बुद्धिस्ट का एक टेरर संगठन खड़ा हो जाए। तो ये पूरा खेल है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ना सिर्फ वेस्ट, अमेरिका, चाइना, इंडिया डिप्लोमेसी के लिहाज से आज की डेट में वो लड़ाइयां लड़ रहा है, वो युद्ध खेल रहा है जो कि पहले कल्पना के परे थे। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि 19 के बाद से भारत का पुनर्जन्म हो रहा है। ये वापस वही 1000 साल पुराना भारत खड़ा हो रहा है। और अब फिर 24 का एक साल है जिसमें फिर चुनाव होने हैं, और हमको ये फैसला करना है कि ये जो हमारी जर्नी है कि 2014 में एक रियल इंडिपेंडेंट इंडिया मिला हमको, और 19 में इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वापस भारत में कन्वर्ट होने लगा, वही ग्रैंड ओल्ड भारत। ये रास्ता, ये जर्नी आगे चलती रहे और हम वापस उस गौरवशाली जो हमारा हिस्टोरिकल हजारों साल से स्थान रहा है दुनिया में, हम वापस उसको अचीव कर पाएं। तो इसके लिए हमको अब 24 में वोट सोच समझ के देना है। तो ये कुल मिलाकर के वो है। और आपको ये सोचना है कि क्या उन लोगों को वापस सत्ता में लाना है जिन्होंने खुद चाइना के साथ एमओयू करके अपने जमीरों को बेच रखा है, या एक ऐसी सरकार को लाना है जिससे चाइना खुद आज की डेट में खौफ खाता है, डरता है, परेशान रहता है। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।